भैया ये सारे के सारे प्रपोजन्स जो है इनकी एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बाजू में। अब आप सबने देयर पढ़ा है ना, देयर कहां यूज करते हैं, देयर आप वहां यूज करते हैं जहां पर कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक है। जैसे देखो आपने कहा इस कक्षा में या इस क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे तो 20 स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर ये 20 स्टूडेंट आपके सब्जेक्ट है क्या, इन्हें हम सब्जेक्ट के तौर पर ले सकते हैं। सो लेट मी टेल यू, ये आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होंगे। दूसरी चीज आप कहोगे सर इस क्लास में क्या ये सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, भैया यहां पर में लगा है, इस क्लास में, इस क्लास में मतलब अंदर है इस क्लास में, तो ये प्रीपोजिशन लगी है में यहां पर। तो आप इसे ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि इन दिस क्लास, और ये लिखने के बाद में कॉमा लगाएंगे। 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स आर, जो कि सही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देयर लगाएंगे, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप कहेंगे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, या फिर इन दिस क्लास देयर आर 20 स्टूडेंट्स। आप चाहे तो इन दिस क्लास को यहां लास्ट में भी उठा के रख सकते हैं। तो ये जो बना आपका इन दिस क्लास, ये आपका एक बना प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। कौन सा फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, फ्रेज, ठीक है, मतलब जिसमें प्रीपोजिशन लगकर एक नया फ्रेज क्रिएट हो। तो कभी भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ना, वो अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो याद रखना कि आप लोगों को उसे जो है कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने कहा इस क्लास के बगल में 2 और क्लास हैं। देखो मैंने क्या कहा, इस क्लास के बगल में 2 और क्लास हैं। तो यहां भी देखो 2 और आ गए, नंबर आ गए। जहां भी नंबर आ जाते हैं वहां क्या लगता है, देयर लगता है। बताओ इसकी इंग्लिश बनाएंगे हम, तो पहले इसको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को बना ले। इस क्लास के बगल में क्या बनाओगे, बिसाइड दिस क्लास, कॉमा, बिसाइड दिस क्लास 2 और क्लास हैं, तो 2 मोर क्लासेस, नहीं देयर लगाओ, देयर आर 2 मोर, 2 मोर मतलब 2 और, 2 मोर मतलब 2 और, देयर आर 2 मोर क्लासेस। एक बार फिर से देखते हैं हम, बिसाइड दिस क्लास देयर आर 2 मोर क्लासेस, कम ऑन, बिसाइड दिस क्लास देयर आर 2 मोर क्लासेस, मतलब इस क्लास के बगल में देयर आर 2 मोर क्लासेस, मतलब 2 और क्लासेस हैं। दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। सो बिसाइड दिस क्लास, इस क्लास के बगल में देयर आर 2 मोर क्लासेस, 2 और क्लासेस हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि देयर आर 2 मोर क्लासेस बिसाइड दिस क्लास, ठीक है। क्या कहोगे इंग्लिश में, बोलो, देयर आर 2 मोर क्लासेस बिसाइड दिस क्लास। देयर आर 2 मोर क्लासेस मतलब 2 और क्लासेस है बिसाइड दिस क्लास, इस क्लास के बगल में। आप चाहे तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखना शुरू में लगाओगे तो यहां कॉमा लगेगा, और जब ऐसे बीच में लगाओगे तो कॉमा की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे अब देयर आर 2 मोर क्लासेस बिसाइड दिस क्लास, ठीक है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि बिसाइड दिस क्लास जो है, जो यहां पर भी लगा और यहां पर भी लगा है, ये आपका एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस सेंटेंस के शुरू में भी लग जाता है, एंड में भी लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। साथ ही मैंने आपको क्या बताया, देयर कहां लगाना है, ये प्रीवियस सेशंस में भी मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी संख्या आती है वहां आप देयर लगाएगा। मैंने कहा इस क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं, सो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, या इन दिस क्लास देयर आर मेनी स्टूडेंट्स। इस क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन दिस क्लास देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, और इसीलिए मैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एंड दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग देम इंग्लिश, यू नो। तो ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटेजी है। एक एक चीज को रिसर्च करके स्टडी करो, एक एक चीज को समझ के स्टडी करो। देखो तो बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में, के बाजू में, ठीक है। बिसाइड मतलब क्या होता है, के बगल में, के बाजू में। पूरा अटेंशन, पूरा 100% अटेंशन। अभी कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। तो बिसाइड मतलब क्या होता है, के बाजू में। अब अगला वर्ड है बिसाइड्स और एक्सेप्ट। भाई इसको मैं अलग से रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। इन दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको बताना चाहूंगा। आधा हिंदुस्तान इनको लेकर कंफ्यूज होता है। एक्सेप्ट, इसको हम अपार्ट फ्रॉम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है।
तो एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दोनों का मतलब होता है के अलावा को छोड़कर। ये आपका एक्सक्लूडिंग सिचुएशन दिखाता है। एक्सक्लूडिंग समझते हो, इसमें जिस व्यक्ति की बात करोगे उसको आप छोड़ दोगे। और बिसाइड्स जो होता है इसका मतलब भी होता है के अलावा, लेकिन ये इंक्लूडिंग सिचुएशन को दिखाता है। अब आप समझोगे सर ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। देखो मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। मैंने कहा भाई दोनों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहां पर इंक्लूडिंग सिचुएशन आ रही है और यहां पर एक्सक्लूडिंग सिचुएशन आ रही है। देखो कैसे, आप एक पेन को खरीद रहे हो, मैंने बोला भाई इस पेन के अलावा भी बहुत सारे पेन है जो आप खरीद सकते हैं, इसी पेन के पीछे क्यों पड़े हो, कोई दूसरा ले लो, बहुत सारे पेन है हमारे पास। तो आपने कहा बात तो सही है। तो यहां पर इस पेन को हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, मतलब इसके अलावा भी और काफी सारे पेन है। तो जहां पर जो ऑब्जेक्ट को आप इंक्लूड करके चले वहां पर आपको लगाना होता है बिसाइड्स। क्या लगाना होता है? बिसाइड्स। जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप कहोगे इस पेन के अलावा, मतलब बिसाइड्स दिस पेन, एस लगा दो, बिसाइड्स दिस पेन। अब देखो शुरू में ही प्रिपोजिशन रख दिया आपने, तो क्या लगाना होगा? कॉमा। बिसाइड्स दिस पेन, यहां बहुत सारे पेन हैं, सो कोई सब्जेक्ट नहीं इसलिए देयर आर मेनी पेन्स हियर, जो आप खरीद सकते हो, विच यू कैन बाय या दैट यू कैन बाय। ये लो भाई। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो देयर आर मेनी पेन्स बिसाइड्स दिस पेन हियर विच यू कैन बाय। ये भी एक तरीका होगा, ऐसा बना सकते हो। लेकिन हमने शुरुआत किससे कर दी? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस से, ताकि आपको सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप प्रीपोजिशन से भी सेंटेंस को शुरू कर दो, लेकिन कॉमा जरूर लगाना, ये विशेष ध्यान देना है। बिसाइड्स दिस पेन देयर आर मेनी पेन्स हियर व्हिच यू कैन बाय। तो ये बिसाइड्स में इंक्लूड हो रहा है। अब इसे देखो, इस पेन के अलावा मेरे पास कोई पेन नहीं है, मतलब ये जो पेन है इसके अलावा कोई पेन है ही नहीं, मतलब इस पेन को छोड़ के मेरे पास और कोई पेन ही नहीं है। तो एक्सेप्ट दिस पेन आई हैव नो, कोई और मतलब नो मोर, या आई हैव नो पेन। सिंपल, आई हैव नो पेन, आई डोंट हैव एनी पेन, यू नो। सो एक्सेप्ट दिस पेन। अब आप कहोगे सर एक्सेप्ट के बदले क्या मैं यहां बिसाइड्स लगा दूं? जी नहीं, बिसाइड्स लगाओगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाँ, अपार्ट फ्रॉम लगा सकते हो, ये कह सकते हो आप कि अपार्ट फ्रॉम दिस पेन आई हैव नो पेन। ये आपका बन जाएगा। इस तरीके से, इस वे में ये चीजें आपकी वर्क करेंगी, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे समझ के चले। ये हो गया आपका क्या? बिसाइड्स, और ये हो गया आपका एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम। जब तक ऐसे नहीं समझोगे ना तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और जहां ऐसे आप समझ गए चीजें आपको आसान और इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से, इस वे में चीजों को समझें। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग सही बना रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलो, तो एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम आई होप समझ में आया होगा। मैं अब एग्जांपल बोलता हूं, आप खुद बताना उसमें बिसाइड्स लगेगा कि एक्सेप्ट लगेगा। चलो आप लोग सब बताना, है ना। देखते कितने लोग सही बताते हैं। मैंने पूछा, ध्यान देना, रवि के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्हें अभी वैक्सीन नहीं लगी है। बताइए बिसाइड्स में बनेगा कि एक्सेप्ट में बनेगा? रवि के अलावा भी बहुत से लड़के ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। आओ इसको इंग्लिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पता ही चल गया हमको कि क्या है भाई। रवि के अलावा भी बहुत से लड़के हैं ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। तो रवि के अलावा मतलब रवि को उसमें इंक्लूड करके चल रहा है, मतलब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे बिसाइड्स रवि। क्या बनाएंगे बोलो? बिसाइड्स रवि देयर आर मेनी बॉयज, कई लड़के हैं। दैट भी लगा सकते हो, हु भी लगा सकते हो। हु हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड। ठीक है, वैक्सीनेट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को वैक्सीन लगाना, टीका लगाना, है ना। तो उसकी सेकंड फॉर्म जो होगी, इधर देखो, वैक्सीन का मतलब टीका होता है, और इसकी वर्ब बनती है वैक्सीनेट। क्या बनती है? वैक्सीनेट। वैक्सीनेट का मतलब होता है टीका लगाना किसी को, है ना। तो वैक्सीनेट की थर्ड फॉर्म होती है वैक्सीनेटेड। तो ये पेसिव वॉइस में बनेगा कि बिसाइड्स रवि देयर आर मेनी बॉयज दैट हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड, दैट हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड, जिन्हें अभी वैक्सीनेट नहीं किया गया, जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई है। रवि के अलावा वहां कोई नहीं था। अब भैया यहां पर रवि को हमने
बाहर कर दिया कि रवि को छोड़कर, रवि के अलावा। सो एक्सेप्ट रवि देयर वॉज नो वन, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप, एक्सेप्ट रवि नो वन वॉज देयर। नो वन से भी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, नो वन वॉज देयर, ये भी लिख सकते हो। देयर वॉज नो वन या नो वन वॉज देयर, दोनों में से जो आप लिखेंगे बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा, दोनों से माना जाएगा। तो एक्सेप्ट रवि देयर वॉज नो वन, एक्सेप्ट रवि नो वन वॉज देयर। तो उम्मीद करता हूं कि भाई कि आप लोगों के दिमाग में एक्सेप्ट और बिसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है समझ में आया। बिसाइड में एस नहीं लगता है, याद रखना, इसका मतलब होता है कि बगल में। मेरे घर के बगल में गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। मेरे घर के बगल में गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिसाइड माई हाउस। देखो एक एक प्रिपोजिशन को अगर इतना डिटेल में पढ़े ना, तो प्रिपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 2-3 घंटे कंटिन्यूसली हमको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर वो पूरा डिटेल में हमको समझ में आएगा, है ना। बट आई वुड इंसिस्ट कि आप जितना अभी समझ रहे हो उतना समझे आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिटवीन और अमंग, भाई दोनों का मतलब होता है के बीच में। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बिटवीन और अमंग को पहले भी देखा है प्रीवियस सेशंस में। बिटवीन दो के लिए यूज होता है और अमंग दो से ज्यादा के लिए, मोर देन 2, ठीक है। जैसे मैंने कहा निशा दिशा और उषा के बीच में बैठी है। अब निशा करके कोई लड़की है, वो किस किस के बीच में बैठी है? उषा और दिशा के बीच में। तो हम कहेंगे निशा इज सिटिंग बिटवीन उषा एंड दिशा। आप देख सकते हैं यहां पर 2 गर्ल्स हैं। कौन कौन है 2 गर्ल्स? एक है आपकी उषा और दूसरी है आपकी दिशा, जिसके बीच में बैठी है निशा, और वहां हमने यूज किया एंड। सो निशा इज सिटिंग बिटवीन उषा एंड दिशा, सबसे पहला जो आपको ध्यान देना है। सेकेंड वन जो है वो आपको विशेष ध्यान देना है। निशा इज सिटिंग बिटवीन उषा एंड दिशा। इसके बाद में अगर मान लो मैंने कहा निशा जो है बच्चों के बीच में बैठी है, तो निशा इज सिटिंग, अब बच्चे जो है वो अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20, 30। तो सिटिंग अब अमंग लगेगा, अमंग चिल्ड्रन। दूसरी चीज याद रखना, बिटवीन के साथ एंड लगता है। जब 2 को जोड़ने की बात आती है तो बिटवीन प्रिपोजिशन के साथ में एंड लगता है। बिटवीन इंदौर एंड भोपाल, बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। मैंने कहा ये ट्रेन दिल्ली से मुंबई के बीच में चलती है, तो दिस ट्रेन रन्स बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। सो ये इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देगा, बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। ऐसे देखो मैंने कहा निशा इज सिटिंग, निशा बैठी हुई है अमंग चिल्ड्रन, किसके बीच में बैठी हुई है? चिल्ड्रन के बीच में बैठी हुई है, बच्चों के बीच में बैठी हुई है। तो निशा इज सिटिंग अमंग चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बीच में, अमंग चिल्ड्रन मतलब क्या? बच्चों के बीच में। तो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस। चलो आगे देखते हैं हम बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है से परे। क्या होता है? से परे, से अलग, से परे से अलग, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर निशा तो बैठी हुई है, तो निशा तो बैठी हुई है, इसमें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगना चाहिए, इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट लगना चाहिए। अरे भैया देखो इधर, ये एक्सेप्शन है, कुछ वर्ब ऐसी होती है, ये लिख देता हूं मैं, कुछ वर्ब्स जैसे मैंने कहा सिट, है ना, ऐसे स्टैंड, हैंग, वियर, ये ऐसी वर्ब्स हैं, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे, जिनका उपयोग जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब होता है ना, तो वहां पर हुआ है, हुई है, हुए हैं का मीनिंग निकलता है। हुआ है, हुई है, हुए हैं, जो आपको परफेक्ट की तरह दिखेगा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं, कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे देखो मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी वर्ब की? सिट की। मैंने कहा वह अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, तो ही इज सिटिंग विद हिज फ्रेंड्स, वह बाहर खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ठीक है। दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, तो द वॉच या द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल। जो दीवार घड़ी होती है उसको क्लॉक कहा जाता है। द क्लॉक इज हैंगिंग ऑन द वॉल, तो टंगी हुई है ना। ऐसे ही मैंने कहा मुझे व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, या मुझे ग्रीन शर्ट पहना हुआ, मुझे ब्लू शर्ट पहना हुआ है, आई एम वेयरिंग ग्रीन शर्ट, आई एम वेयरिंग व्हाइट शर्ट, आई एम वेयरिंग ब्लू शर्ट। तो इस तरीके से वियर का मतलब होता है पहनना, हैंग का मतलब होता है टांगना, स्टैंड का मतलब खड़े रहना, और सीट का मतलब बैठना। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा स्टूडेंट। तो बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? से परे, से अलग।
से परे से अलग। मैंने कहा आप मेरी सोच से परे हो, यू आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। एक बार बोल कर देखो सभी, यू आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। आप मेरी सोच से परे हो, यू आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। यू आर बियॉन्ड माई थिंकिंग। यू आर बियॉन्ड माई थिंकिंग, आप मेरी थिंकिंग से परे हो। ऐसे मैंने कहा योर वे ऑफ वर्किंग इज बियॉन्ड माई माइंड। ठीक है, मैंने कहा हिज स्पीच, उसका जो भाषण था वो मेरे दिमाग से परे गया। हिज स्पीच वॉज बियॉन्ड माई माइंड। सर इंग्लिश तो मेरे दिमाग से परे है, समझ ही में नहीं आती है, क्या बोलोगे? सर इंग्लिश इज बियॉन्ड माई माइंड, इंग्लिश इज बियॉन्ड माई माइंड। ठीक है, तो भाई बियॉन्ड का मतलब क्या निकल रहा है? से परे से अलग। आप देख सकते हैं बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है के सामने, के पहले भी होता है, के सामने भी होता है। जब मैं कहूंगा मेरे सामने तो आप कहेंगे बिफोर माई, बिफोर मी। मेरे घर के सामने, बिफोर माई हाउस। मेरे घर के सामने गार्डन है, देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस। देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस। तो मेरे घर के सामने गार्डन है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? बोलो, देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस। देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक गार्डन है, तो देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस। मैं वहां 2 दिन बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग। तो ये प्रपोशन के बाद में जब कोई वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी लगाना। ये दिमाग के अंदर ये रूल को फिट ही कर लेना। कौन सा? कि कोई भी प्रपोजिशन के बाद में यदि वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी लगाना है। मैंने कहा बोले बिना, विदाउट स्पीकिंग। बोलने से पहले बिफोर स्पीकिंग, बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, बोलने में इन स्पीकिंग, बोलने पर ऑन स्पीकिंग, बोलने से फ्रॉम स्पीकिंग, बोलकर बाय स्पीकिंग, बोलने के साथ विथ स्पीकिंग, कोई सी भी प्रिपोजिशन। अब सिंस स्पीकिंग, फॉर स्पीकिंग तो होता नहीं, हाँ फॉर के लिए हो जाता है। मैंने कहा बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, है ना। तो ऐसे जो है ये सारी चीजें आपको जो है समझनी पड़ेगी। चलिए, मैंने कहा बोलने के बाद आफ्टर स्पीकिंग, 2 दिन बाद आफ्टर 2 days। मैं वहां 2 दिन बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days। ठीक है, मैं वहां 2 दिन पहले गया, आई वेंट देयर बिफोर 2 days। तो बिफोर 2 days मतलब 2 दिन पहले ही चला गया। मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 2 days, है ना। अपोजिट का मतलब भी क्या होता है? के सामने। आपने कहा भाई मेरे घर के सामने, तो अपोजिट माई हाउस। अपोजिट वहां भी यूज होता है जहां पर 2 लोग सामने, आमने सामने इनकाउंटर कर रहे हो, है ना, तो उनके लिए अपोजिट यूज होता है। जैसे मान ले कि इलेक्शन है, इलेक्शन में मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा अगेंस्ट है एक दूसरे के, तो मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा। क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा। मिस्टर शर्मा जो है मिस्टर वर्मा के अपोजिट है। ऐसे ही है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने। मेरे घर के सामने एक दुकान है, देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ शॉप इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सर बिफोर और अहेड का मीनिंग सेम होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल सेम नहीं होता। अहेड का मतलब होता आगे। अहेड एक एडवर्ब है। अहेड क्या है? एक एडवर्ब है। अहेड प्रिपोजिशन नहीं है। और बिफोर जो है ये प्रिपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ आगे। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है? के सामने। नेक्स्ट है बिलो। बिलो मतलब होता है के नीचे। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। अंडर का मतलब क्या होता है? के नीचे। अबव का मतलब होता है के ऊपर। और ओवर का मतलब भी क्या होता है? के ऊपर। तो ये मैं डिटेल में आपको बताता हूं, ध्यान देना। ठीक है, आओ इसको डिटेल में देखते हैं। बिलो, बीनीथ एंड अंडर को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बिलो, BELOW, बिलो। दूसरा है बीनीथ, NEATH, बीनीथ। और तीसरा क्या है? अंडर, UNDER, अंडर। ठीक है ना। बिलो का मतलब होता है के नीचे। बीनीथ का मतलब भी क्या होता है? के नीचे। मैंने सोचा था आज कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में चीजें समझा दी मैंने। चलिए देखिए, अब देखो ना, बिलो की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले
इसका उपयोग वहां करते हैं जहां पर आप रेशियो, परसेंटेज या फिर किसी कैलकुलेशन में आप इसको यूज करें। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि उसने ना 80 के नीचे परसेंटेज बनाया, तो एक लड़की है उसने 80 के नीचे परसेंटेज बनाया, तो आप क्या कहोगे? शी गॉट बिलो 80%। क्या बोलेंगे? बोलो। शी गॉट बिलो 80%, तो BELOW, है ना। शी गॉट बिलो 80%, मतलब उसने 80% से नीचे परसेंटेज बनाया। ऐसे मैंने कहा रवि इज बिलो एवरेज, मतलब जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है उससे भी रवि क्या है? नीचे है, तो बिलो एवरेज। बिलो एवरेज मतलब एवरेज के भी नीचे। तो यहां पर इन सिचुएशंस में बिलो लगाता है। लेकिन विनीत कहां लगाता है? जहां पर कोई चीज रखी हो और उसमें फिजिकल कांटेक्ट हो। क्या हो उसमें? फिजिकल कांटेक्ट। देखो फिजिकल कांटेक्ट किस सेंस में? मैंने कहा भाई अटेंशन देना पूरा। मैंने कहा कि मेरा सेलफोन किताब के नीचे है, मेरा सेलफोन आपकी बुक के नीचे है। माई सेलफोन, मान लीजिए आपने किसी सेलफोन को, जैसे ये आपका एक सेलफोन है, ठीक है, ये सेलफोन को आप लोगों ने क्या किया? ऐसा करके यूं रख दिया है और इसके ऊपर बुक रख दी। तो देखो बुक के बीच में और सेलफोन के बीच में आप देखो एक फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकली ये एक दूसरे को टच करके रखे हुए हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे कि माई सेलफोन इज, बिलो नहीं बोलना है, बिनीथ बोलना है। माई सेलफोन इज beneath the book, या आपकी बुक के नीचे तो beneath your book, ये भी लिख सकते हो। My cell phone is beneath your book। एक बार फिर से बोलो, My cell phone is beneath your book। My cell phone is beneath your book। मेरा सेल फोन आपकी बुक के नीचे है, तो My cell phone is beneath your book, इस तरीके से आपका बनेगा, ठीक है। मेरा सेल फोन आपकी बुक के नीचे है। इसके बाद में अंडर का उपयोग जहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, कांटेक्ट नहीं हो। जैसे मैंने कहा बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, तो बच्चे पेड़ की जो छांव है ना उसके नीचे खेल रहा है ना। तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। क्या कहा जाएगा? बोलो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री मतलब क्या होगा? पेड़ के नीचे। अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। अंडर द सीलिंग, सीलिंग के नीचे, जो छत का निचले वाला हिस्सा होता है उसको सीलिंग कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। वेरी गुड। आपने ऐसे ही कहा कि जैसे ये पेन है, पेन को मैंने टेबल के नीचे फेंक दिया, मैंने कहा वेयर इज पेन, तो आपने कहा पेन टेबल के नीचे है, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? द पेन इज अंडर द टेबल। एक बार फिर से बोलो, द पेन इज अंडर द टेबल। एक बार फिर से बोलो, द पेन इज अंडर द टेबल। तो अंडर मतलब के नीचे, बिनीथ मतलब भी के नीचे, बिलो मतलब भी के नीचे। तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। बिलो मतलब के नीचे, बिनीथ मतलब के नीचे, अंडर मतलब के नीचे। इस तरीके से आपका वर्क करता है, इस तरीके से आपका चलता है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका अबव। अबव मतलब क्या होता है? के ऊपर। मैंने कहा जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, जहां पर उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक प्लेन हमारे ऊपर उड़ रहा है, तो प्लेन के बीच में और आपके बीच में ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो अ प्लेन इज फ्लाइंग, अ प्लेन इज फ्लाइंग ओवर अस आएगा कि अबव अस आएगा? ऑब्वियसली अबव अस आएगा। तो अबव का उपयोग सबसे पहले तो होता है ज्यादा डिस्टेंस के लिए, ऐसी डिस्टेंस जो फिक्स नहीं हो, ठीक है ना। कोई भी चीज कहीं पर भी हो, बहुत ज्यादा दूरी पर हो, और ऊपर तो है लेकिन कोई जस्ट ऊपर नहीं हो। जस्ट ऊपर के लिए क्या लगता है? ओवर। अगर कोई चीज किसी के जस्ट ऊपर और कम डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए आपके सिर के ऊपर 2-3 मक्खियां उड़ रही है, तो सम फ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर योर हेड। क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में कहा जाएगा सम फ्लाइज आर, फ्लाइज मतलब मक्खियां होती हैं, सम फ्लाइज आर फ्लाइंग, आपके सिर के ऊपर उड़ रही है, ओवर योर हेड। अब आप देख सकते हैं यहां पर हमने ओवर का उपयोग किया, तो ओवर योर हेड मतलब आपके सिर के ऊपर, ठीक है। तो आपके बीच में और सर के बीच, आपके सिर के बीच में और जो मक्खियां उनके बीच में डिस्टेंस कम है। ऐसे मैंने कहा देयर इज अ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर किसको कहते हैं? जो एक प्रकार का ब्रिज नहीं होता, वो फ्लाईओवर जो होता है। फ्लाईओवर और ब्रिज में भी अंतर है। ब्रिज क्या होता है?
जो दो किनारों को जोड़े उसको ब्रिज कहते हैं, ठीक है ना। और फ्लाईओवर क्या होता है कि कोई रास्ता कहीं जा रहा है, वो रास्ते के ऊपर एक रास्ता हमने बना दिया, उसको फ्लाईओवर कहा जाता है। सो देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे लाइन। एक रेलवे लाइन जो है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक फ्लाईओवर बना हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ओवर लगाया हमने, ओवर द रेलवे लाइन मतलब रेलवे लाइन के ऊपर। तो ये वाला फ्लाईओवर एक क्या है, एक ऐसा ब्रिज या एक ऐसा पुल जो कि एक ऑलरेडी रास्ता जा रहा है, उसके ऊपर एक रास्ता हमने निकाल दिया, उसको फ्लाईओवर कहा जाता है ना। सो देयर इज अ फ्लाईओवर ओवर द रेलवे लाइन। तो ये देखो ओवर लगाया क्योंकि रेलवे लाइन का फ्लाईओवर के बीच का डिस्टेंस कम है, तो जहां डिस्टेंस कम होता है वहां हम ओवर लगाते हैं। इसके अलावा ओवर का एक और यूज है, जैसे आपने लंच ब्रेकफास्ट होता है ना, इसके रिगार्डिंग में हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं अपने पापा से लंच पर इस बारे में डिस्कस करूंगा, आई विल टॉक टू माई फादर, या आई विल डिस्कस विथ माई फादर, या आई विल टॉक टू माई फादर ओवर लंच, ठीक है। तो दिस इज ओवर एक्चुअली, तो ओवर लंच, ठीक है। अब ऐसे ही बोलते हैं, मैंने कहा कि उन्होंने चाय पर चर्चा की, सो दे डिस्कस्ड ऑन दिस इशू ओवर द टी, ओवर अ कप ऑफ टी, है ना। तो ऐसा नहीं कि चाय पर बैठ के डिस्कस करी कि चाय मीठी है कि कैसी है, फीकी है ना। उन्होंने चाय पर डिस्कस की मतलब चाय पीते हुए डिस्कस की। ऐसे ही मैंने कहा ओवर लंच मतलब लंच के ऊपर डिस्कस नहीं किया, भाई लंच रखा उस पर बैठ गए, लंच पर डिस्कस किया मतलब लंच करते हो लंच के टाइम पर, तो वहां भी ओवर आपका यूज होता है। तो इस तरीके से ओवर को हम यूज करते हैं। तो भैया ये था आप लोगों का, है ना, कहाँ था अपन, बिलो, बीनीथ और अंडर, तीनों का मतलब के नीचे के सेंस में होता है, अबव एंड ओवर, ज्यादा डिस्टेंस के लिए अबव और कम डिस्टेंस के लिए ओवर। इसके अलावा रेशियो, परसेंटेज, एज, जैसे मैंने कहा अबव 18 मतलब 18 के ऊपर, और एज कम होती है तो उसके लिए अंडर लगता है, अंडर 18 मतलब 18 के नीचे। मैंने कहा यू कैन नॉट कास्ट योर वोट इफ यू आर अंडर 18, आप वोट नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट कास्ट वोट इफ यू आर अंडर 18। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप वोट नहीं डाल सकते। फॉर कास्टिंग वोट यू शुड बी अबव 18। फॉर कास्टिंग वोट, आपको वोट डालने के लिए किससे ऊपर होना होगा, अबव 18 मतलब 18 के ऊपर आपको होना होगा, देन यू विल बी एबल टू कास्ट योर वोट, तभी आप अपना वोट डाल पाएंगे। तो इस तरीके से अबव एंड ओवर का उपयोग होता है, ठीक है। तो बिलो, बीनीथ, अंडर, अबव एंड ओवर, ये पांचों के पांचों इस तरीके से आपके बनते हैं। और मैं चाहूंगा, आई वॉन्ट यू ऑल, कि आप इस चीज को इस तरीके से समझें और समझ के स्टडी करें, तो ऐसा है इस चीज को समझेंगे। चलो, उम्मीद करता हूं कि बिसाइड से लगाकर आप लोगों को ओवर तक ये चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे का जो है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, वाइल मतलब के वक्त, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, के प्रति, अगेंस्ट मतलब होता है के खिलाफ, अक्रॉस मतलब होता है आर पार सभी दूर, अराउंड मतलब होता है चारों ओर, और इसका मतलब लगभग भी होता है, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लगभग भी होता है, आउट ऑफ मतलब होता है में से, मतलब आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से, ठीक है ना, आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 20, है ना। टू का तो बहुत सारे यूजेस हैं, बिहाइंड के पीछे, टिल, बाय, अप टू तक, है ना, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसके बावजूद। तो ये मैं आपको कल करवा दूंगा। और आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इंसिस्ट में करूंगा कि अभी तक जितने भी सेशंस हमारे हुए हैं बेसिक इंग्लिश के, उनको बार बार देखो और अपने ब्रेन में जितने भी सेंटेंस आप बना सकते हो उनको बार बार बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझो। वो चाहे WH हो, वो इंटरोगेटिव हो, वो कोई सा भी। मैंने कहा वहां क्यों जा रहा है, तुरंत आपको बोलते आना चाहिए व्हाई इज ही गोइंग देयर। फिर मैंने पूछा वो वहां जा रहा है क्योंकि उसे कुछ काम है, तो आपको तुरंत बोलते आना चाहिए ही इज गोइंग देयर बिकॉज ही हैज सम वर्क। If you can answer any question, if you can understand any question, I guarantee you can communicate with anyone. और मेरी 100% श्योरिटी है स्टूडेंट कि अगर आप रेगुलर क्लास लाइव अटेंड कर रहे हो, अगर आप रेगुलर एक एक चीज को समझ के पढ़ रहे हो, अगर आप रेगुलर अपना 100% दे रहे हो, दुनिया की कोई ताकत भी आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती। अगर आप कितने डल क्यों नहीं हो, आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, 100% अपना देना है, कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छा सीखें।